एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशंस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आज हम हमारी क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज शुरू करेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है क्लास 11 का कि हम क्या क्या टॉपिक्स उसमें पढ़ेंगे। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरी लिस्ट है टेबल ऑफ कंटेंट की कि हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ये वाला लेक्चर्स कैसे शुरू होंगे, इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर से शुरू होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स स्कूल लेवल में या क्लास लेवल में जैसे भी पढ़ रहे होंगे वो पहले चैप्टर्स अपने पढ़ते रहेंगे। हम बीच से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से शुरू करेंगे और वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े से इजी रहते हैं और वो चीज आप वहां पढ़ लेंगे और बीच से आप यहाँ पढ़ लेंगे तो आपका दोनों तरफ से पढ़ाई होती जाएगी। इवन स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स है, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही बिल्कुल। तो मगर हम सीरीज कैसे शुरू करेंगे? बीच से शुरू करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये लेक्चर चैप्टर का नेम क्या रहेगा? हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। अद्वैत एजुकेशन चैनल का नाम है, ठीक है। और हमारी फिजिक्स की सीरीज हम क्या करते हैं? शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर कौन सा वाला शुरू करेंगे? हम अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। मतलब हम सॉलिड, जितने भी सॉलिड बॉडीज होती हैं उनकी हम क्या देखेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कैसी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसा वो बिहेव करते हैं, कैसी कंडीशन में। इसके बाद वाला चैप्टर जो रहता है वो क्या रहता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड रहता है। उस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो कनेक्टिविटी में इसका चैप्टर आता है, मतलब ये पूरा एक यूनिट के अंदर रहता है, क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये यूनिट्स में 3 चैप्टर रहते हैं। तो हम हमारा ये वाला यूनिट शुरू करेंगे। इसके बाद वाला जो थर्ड वाला चैप्टर रहता है उसमें क्या पढ़ते हैं? हम थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे? इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सेकंड रहेगा हमारा प्लास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक बॉडी और उसकी एक प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेस कैसे होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं। इससे न्यूमेरिकल्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप क्लास लेवल के लिए पढ़े या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़े, हर लेवल में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ के बारे में, जो बोलती है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये इस चैप्टर के अंदर का कंटेंट है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको पूरा ओवरऑल 11 फिजिक्स का कंटेंट बताया है। चैप्टर के अंदर का आपको उतना अच्छे से आइडिया नहीं दिया गया, बट यहाँ पे आपको मिलेगा कि हम और चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो फिफ्थ टॉपिक क्या रहेगा? हमारा हुक्स लॉ, ठीक है। सिक्स टॉपिक हमारा क्या रहेगा? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, ब्रिटल मटेरियल्स के लिए कैसा होता है, और कर्व में जो भी पॉइंट्स आते हैं, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सेवन हम इलास्टिक मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और एट्थ टॉपिक हमारा क्या रहेगा? एनर्जी स्टोर्ड इन ए डिफॉर्म बॉडी। एक बॉडी जो डिफॉर्म्ड हो गई है उसमें कैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सब चीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। अब ये वाला इंट्रोडक्शन किसके लिए रहेगा? पूरा सॉलिड बॉडीज के लिए रहेगा और इस चैप्टर में क्या है उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द मटेरियल्स having a definite shape and volume are known as solids or rigid bodies, ठीक है। तो अब क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड से शुरू करेगा कि सॉलिड क्या होता है। अब सॉलिड क्या होता है? जिसका डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। कोई भी चीज सॉलिड ले सकता हूं, जैसे मैं ये पेन अपना ले सकता हूं, ये क्या है? एक सॉलिड है, इसका एक डेफिनेट शेप है और इसका क्या है? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। यदि मैं सॉलिड के बदले दूसरी चीज की बात करूं, क्या 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 होती है? 3 प्रकार की मैटर के स्टेट क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस।
सॉलिड का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड्स का क्या डेफिनेट शेप होता है क्या, बिल्कुल नहीं। उसको हम जिस कंटेनर में रखें वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। क्यूब वाले कंटेनर में रखेंगे तो वो क्यूब वाले कंटेनर का शेप ले लेगा, सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखेंगे तो लिक्विड उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड का इनडेफिनेट शेप होता है, ठीक है, भले उसकी वॉल्यूम सेम होगी लिक्विड की, मगर उसका शेप डेफिनेट नहीं रहता लिक्विड्स का। बट जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, मतलब जैसा दिख रहा है उसका शेप वैसे ही रहेगा। तोड़ मोड़ देंगे तो बात अलग है, बट जैसा है वो चेंज नहीं होगा। गैसेस का भी कैसा रहता है, जो कंटेनर में हम गैस को रखते हैं वो क्या करती है, उस कंटेनर को पूरा फिल कर देती है। मतलब गैसेस का भी क्या होता है, इनडेफिनेट शेप होता है, ठीक है। और गैसेस की वॉल्यूम भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसमें उसको कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। लिक्विड्स को हम कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसे वाटर को हम इनकंप्रेसिबल मानते हैं, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम हो। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस, मतलब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सॉलिड्स हमारे लिए। क्यों, एज दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, पूरा ये सारी चीजें सॉलिड से ही बनती है। ब्रिजेस भी जो बनते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को हम जोड़ के, स्टील के पार्ट्स को जोड़ के हम ब्रिजेस बनाते हैं। रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, जो रेलवे की पटरी रहती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल, जो हमारी गाड़ी रहती है, व्हीकल्स रहते हैं, वो सब भी क्या रहते हैं, सॉलिड पार्ट्स ही जुड़ जुड़ के बने रहते हैं। प्लास्टिक, जो भी मटेरियल उसमें ये हो। आर्टिफिशियल लिम्स, आर्टिफिशियल लिम्स क्या होते हैं, जैसे जिनके हाथ पैर वॉर में मतलब इधर उधर हो जाते हैं, या उनके हाथ पैर नुकसान हो जाते हैं, या बाई बर्थ नहीं रहते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हैंड और लेग्स बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लिंग बोलते हैं, लिम्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल्स, जितने भी हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल बनाते हैं, मैग्नेट्स के हम पोल्स बनाते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो भी क्या रहते हैं, सब मैग्नेट भी क्या है, एक प्रकार का सॉलिड रहता है। वायर रोप्स एसेट्रा, वायर रोप्स मतलब क्रेन में जो रोप्स लगे रहती है, जो लिफ्ट करने के काम आती है, सारी चीजें वो क्या होती है, सॉलिड्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बट इन रियलिटी दीज बॉडीज कैन बी डिफॉर्म। ये जो, यदि हम रियलिटी की बात करें तो ये बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म्ड होती है ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन देम। यदि हम उनमें फोर्स लगाएं तो वो क्या होती है, डिफॉर्म होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में एक और चीज था क्या, हमारा रिजिड बॉडी। यदि हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करें तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें यदि मैं फोर्स लगाऊं तो वो डिफॉर्म नहीं होगी। मतलब मान के चलिए ये पेन में मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो ये पेन क्या होगा, डिफॉर्म नहीं होगा। तो रिजिड बॉडी ऐसी होती है कि जिसमें मैं कितनी भी फोर्स लगा लूं वो डिफॉर्म नहीं होगी। बट रियल लाइफ में क्या कोई रिजिड बॉडी हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। मतलब अब उसमें एक लेवल का फोर्स लगाओगे तो वो तो डिफॉर्म हो ही जाएगी, टूट ही जाएगी। बट हम अपने एप्लीकेशन के लिए मानते हैं कि इतने फोर्स के अंदर मैं 100 न्यूटन से लेके 200 न्यूटन तक का फोर्स लगाऊंगा, इस न्यूटन के मतलब इतने फोर्स के अंदर वो डिफॉर्म ना हो, तो मैं उसको अपने एप्लीकेशन के लिए क्या बोल दूंगा, रिजिड बॉडी बोल दूंगा। बट रियल लाइफ में कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है। बट जब भी हम काइनेमेटिक एनालिसिस करते हैं, मतलब हम मोशन का एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, तो वहां पे हम मानते हैं कि ये बॉडी रिजिड है। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट में वो क्या बोल रहा था, सॉलिड्स और रिजिड बॉडीज के बारे में बात किया था। बट हम यहाँ पे कैसी बॉडीज पढ़ेंगे, रिजिड तो है बट वो डिफॉर्म होगी। तो याद रखिएगा, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसमें हम फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म ना हो। बट पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए जितनी फोर्स लगा रहे हैं हम, उतने एप्लीकेशन में भी वो डिफॉर्म नहीं होगी, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, रिजिड बॉडी बोल दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला पॉइंट क्या आता है, अवर एम इज टू स्टडी दीज मटेरियल्स अंडर लोड और फोर्स। हमारा मेन एम क्या है, ऐसे इन सब मटेरियल्स को पढ़ना, इन सब मटेरियल्स को पढ़ना जो क्या रहेंगे, लोड और फोर्स के अंडर रहेंगे। लोड और फोर्स का मतलब सेम होता है, किसी में मैं फोर्स लगा रहा हूं और किसी में मैं लोड लगा रहा हूं, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। एंड देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सॉलिड्स की क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एग्जांपल, क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एसेट्रा। इन दिस चैप्टर, मतलब हम इस चैप्टर में पूरा क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि सॉलिड्स क्या होते हैं और हम क्या चीज पढ़ेंगे इसके अंदर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला, ऐसा आप अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट जैसे क्या, कैन वी डिजाइन एन एरोप्लेन विच इज वेरी लाइट बट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग
मतलब ऐसा हम अपने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या हम एक ऐसा एरोप्लेन डिजाइन कर सकते हैं जो क्या हो, लाइट हो, मतलब हल्का हो मगर स्ट्रांग हो। ऑब्वियस ही बात है, एरोप्लेन्स को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्के होते हैं और उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब यदि हम एरोप्लेन बना रहे हैं, भले हमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही है, मगर हमें कोई भारी मटेरियल यूज कर लिए तो क्या वो उड़ पाएगा? अपने वजन के कारण ही वो नहीं उड़ पाएगा। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो लाइट भी रहे और स्ट्रांग भी रहे। तो ये सब चीजें हम कैसे समझ सकते हैं? किसी भी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जान के। एक सॉलिड के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे कि ये कितना स्ट्रांग है, कैसी कंडीशन में रहेगा, तभी तो हम ये सब चीजें बता सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें कहां से समझ में आती है? ये चैप्टर पढ़ के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, कैन वी डिजाइन एन आर्टिफिशियल लिम्ब? आर्टिफिशियल लिम्ब मतलब आर्टिफिशियल हाथ पैर इंसान के, विच इज लाइटर बट स्ट्रॉन्ग, मतलब हम क्या ऐसा आर्टिफिशियल लिम्ब डिजाइन कर सकते हैं जो हल्का हो मगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो? ये कैसे पता चलेगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ के। बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई डज रेलवे ट्रैक्स हैव ए पर्टिकुलर शेप लाइक आई? आई, ये इसको क्या बोलते हैं? आई सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब रेलवे ट्रैक्स का पर्टिकुलर आप देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स का पर्टिकुलर सेक्शन कैसा रहता है? आई जैसा रहता है। मतलब आप देखेंगे तो ऐसा सेक्शन रहता है उसका, एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है, भले एकदम एग्जैक्ट शेप का नहीं, मगर ऐसा आई सेक्शन का शेप रहता है रेलवे ट्रैक्स का। तो वो क्यों रहता है ऐसा? ये सब चीजें हम कैसे पता कर पाएंगे? ये चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद हमको समझ में आएगा कि कौन सा मटेरियल सही है किस चीज के लिए, कैसा मटेरियल क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है। ये हम सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉलिड्स के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, मैं नीचे की फोटो आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि सॉलिड्स कैसा बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव कैसा रहता है, वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे। क्या होती है इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी क्या होती है? तो फर्स्ट इलास्टिक बॉडी के बारे में देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? अब क्या है, आपको ऐसा थ्योरेटिकल वे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको समझ में तो आ गया, ठीक है, बट आपको उसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। मतलब एग्जामिनर को आपको एक्सप्लेन करके दिखाना पड़ेगा कि आपको क्या आता है। तो यदि आप थ्योरेटिकल लाइंस को पूरा अच्छे से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको एग्जाम में लिखने में क्या होगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और यही बेस्ट वे होता है एकदम अच्छे से पढ़ने का, कि आप थ्योरेटिकल लाइंस को पढ़ें। फिजिक्स तो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि जैसे आप कोई स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक को ही घर में पन्ना पलटा पलटा के पढ़ते रहिए, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है और उससे आपके कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना इलास्टिक बॉडी में क्या होती है। अ बॉडी, एक ऐसी बॉडी दैट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोल रहे हैं? ऐसी बॉडी जो क्या करती है, अपना शेप रिटेन कर लेती है, कब? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स उसे हटा दें। ठीक है, आगे देखते हैं। When deform within elastic limit is called इलास्टिक बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी जो अपना शेप को रिगेन कर लेगी जब हम डिफॉर्मेशन फोर्स उससे हटा दें। ठीक है, जैसे कोई बॉडी है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं एक बॉडी ले लेता हूं ऐसा, ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं दोनों तरफ से, एक प्रकार की कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये बॉडी क्या होगी, हल्का सा एलोंगेट होगी, मतलब हल्का सा क्या होगा, इसमें फर्क आएगा, थोड़ा सा दबेगी। ठीक है, मान के चलते हैं ये ऐसे हल्का सा दब गई, बट जब मैं फोर्स को हटा दिया तो बॉडी अपना शेप क्या करी, वापस रिगेन कर ली। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक चीजों को देखते हैं हम, अपने लोअर्स पहनते हैं उसमें इलास्टिक लगी रहती है, वो कैसे रहती है, वापस अपना शेप रिगेन कर लेती है। तो इस चीजों को हम और अच्छे से समझेंगे। तो ऐसी बॉडी जो अपना शेप क्या करेगी, रिगेन कर लेगी, कब? जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स उससे रिमूव कर देंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब यह है कि ऐसी फोर्स हम बॉडी में लगा रहे हैं जो उस बॉडी का शेप चेंज करेगी, उसको मोशन और रेस्ट में कोई उस चीजों से चेंज नहीं करेगी। मतलब जैसे ये बॉडी है, अब यदि मैं इसमें फोर्स लगाता हूं और ये मूव करने लग गई तो ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगी, डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं बोलूंगा। हाँ, यदि मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं और ये अपनी जगह में ही क्रश हो जा रही है, दब रही है, फैल रही है, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलूंगा। आगे हम देखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स भी क्या होती है। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी जो अपना शेप क्या करेगी, रिगेन कर लेगी जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स उसे हटा दूंगा।
ओरिजिनल शेप एंड साइज, जैसा उसका साइज था वो रीगेन कर लेगी और अपना ओरिजिनल शेप भी। कब? अब एक और चीज, व्हेन डिफॉर्म विद इन इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होगा कि एक लिमिट होगी फोर्स लगाने की। अब यदि मैं इस पेन में थोड़ी सी फोर्स लगाता हूं, ये अपना शेप रीगेन कर लेगा, मगर यदि मैं इसमें एकदम ही ज्यादा फोर्स लगा दिया तो क्रश हो जाएगा, तो उसके बाद वो अपना शेप कैसे रीगेन कर पाएगा? तो वही इलास्टिक लिमिट बताती है मटेरियल की कि कितना फोर्स आप इसमें लगाएंगे, जिस फोर्स को हटाने के बाद ये क्या करेगा, अपने शेप को रीगेन कर लेगा। एकदम ज्यादा ही फोर्स लगा दिए तो वो तो क्रश हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी चीज में आप एकदम ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो तो निपट जाएगा, मगर आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक एक लिमिट होगी उसके, मान के चलिए 10 न्यूटन की फोर्स तक ये झेल सकता है, तो 10 न्यूटन के फोर्स के अंदर 9 न्यूटन की मैं फोर्स लगाऊंगा उसमें, तो वो हल्का सा अपना शेप डिफॉर्म करेगा, मगर मैं फोर्स हटा दिया तो वापस अपना शेप क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। ऐसी किसकी प्रॉपर्टी होती है? स्टील की प्रॉपर्टी होती है। स्टील क्या होता है? इलास्टिक मटेरियल होता है, इसलिए हम उसको ब्रिजेस में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डक्टाइल होता है। हल्का सा भी शॉक में क्या होता है, थोड़ा सा एलोंगेट हो जाता है, और उसके बाद जब शॉक हट जाता है तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के ऐसे इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब यदि हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें कि क्या होगा एग्जाम्पल इलास्टिक मटेरियल का, तो क्या होगा? फर्स्ट क्या है? क्वार्ट्ज फाइबर, ठीक है, आइवरी बॉल। तो अब हम ये डायग्राम फोटोज देखते हैं जो नीचे मैंने लगाई है। ठीक है, अब ये जितनी भी फोटोज है ना, ये जितने भी एग्जाम्पल है, ये सब क्या है? नियरली परफेक्ट इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल्स हैं। ऐसे तो बहुत सारी बॉडी इलास्टिक बॉडी होती है, मगर ये क्या है? नियरली परफेक्ट बोल सकते हैं। ऐसी कोई बॉडी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होगी, बट ये नियर परफेक्ट, हम इनको बोल सकते हैं कि हाँ नियरली परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज है। क्या क्या है वो? फर्स्ट क्या है? क्वार्ट्ज फाइबर। क्वार्ट्ज फाइबर का अभी जो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या होता है? क्वार्ट्ज फाइबर होता है। क्वार्ट्ज क्या होता है? क्रिस्टल्स होते हैं, उसका हम क्या करते हैं? फाइबर बनाते हैं, कपड़े टाइप का, देख सकते हैं आप, कपड़े टाइप का है। तो इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो ये वापस अपने शेप में वापस आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है। आइवरी बॉल्स, ये आप देख सकते हैं एक बॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? जनरली चाइनीज पजल भी बोलते हैं। और इस बॉल का एक और एग्जांपल क्या हो सकता है बताऊं? जो हम स्नूकर खेलते हैं, पूल खेलते हैं, पूल में जो बॉल रहती है ना, जिसको हम मारते हैं, तो वो जो उसमें जाती है होल्स में, वो बॉल्स भी क्या होती है? इलास्टिक बॉल होती है। एक परफेक्ट इलास्टिक बॉल को यदि मैं फेंकूंगा जमीन में ना, तो वो बाउंस करके वापस आ जाएगी उतने ही हाइट। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक नहीं होगी तो हल्की सी एनर्जी वो क्या करेगी? वो कर लेगी। तो ये क्या है? एक प्रकार का चाइनीज पजल भी बोलते हैं आइवरी बॉल्स को। ये बॉडी क्या होती है? नियरली परफेक्ट इलास्टिक होती है। ठीक है, मतलब एकदम क्लोज होती है, एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के जो मेटल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं, नियरली परफेक्ट इलास्टिक होते हैं, एकदम नहीं बट परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज का ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है? यदि ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का मैं रॉड को खींचूंगा थोड़ी सी फोर्स लगा के, ठीक है, ऑब्वियस बात है कोई इंसान उसको हाथ से तो नहीं खींच सकता, मशीन में लगा के यदि हम उसमें से थोड़े से एक पर्टिकुलर लेवल, क्या बोल रहा है? विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक उसको खींचेंगे और छोड़ देंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। और जो लास्ट वाली पिक्चर है हमारी, ये किसका एग्जांपल है? डिफॉर्मिंग फोर्स का एग्जांपल है। देखिए बॉल को ऐसे पकड़ा हुआ है, उसके बाद ये बॉल में क्या लग रही है? ऐसे फोर्स लगा दिया अपने हाथ से। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है जब ये अपना हाथ की फोर्स रिमूव कर देगा तो बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगी। बिल्कुल, तो यही एग्जांपल है किसका? डिफॉर्मिंग फोर्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इलास्टिक बॉडी समझे कि क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसमें हम फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो अपना शेप क्या करती है? रीगेन कर लेती है जब विद इन इलास्टिक लिमिट हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई? हमारी इलास्टिक बॉडी हुई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलास्टिसिटी क्या होती है। तो वो क्या होती है? इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब कोई भी मैटर, सॉलिड, जो भी एक मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिक बॉडी क्या होगी? मटेरियल होगा,
और जो उसकी प्रॉपर्टी है अपना शेप वापस रीगेन करने की, उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या होती है इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिक बॉडी तो अपना शेप रीगेन कर ही लेगी, मगर जो ये शेप रीगेन कर रही है, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हम इलास्टिसिटी बोलेंगे, उस बॉडी की प्रॉपर्टी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सेम ऐसे क्या होगा, प्लास्टिक बॉडी जो शेप अपना रीगेन नहीं कर पाती है और उसी की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इलास्टिसिटी का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, इलास्टिक बॉडी हो, इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल से ही हम इलास्टिसिटी बता पाएंगे। बिल्कुल, तो एग्जांपल देखते हैं हम अपना, क्या है। इफ वी स्ट्रेच अ स्प्रिंग, यदि हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये क्या है, ऐसे हुक वाली स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग्स आप देख सकते हैं बहुत सारी जगह आपको लगी हुई मिली होगी, गाड़ी के शॉकअप्स में भी ऐसी स्प्रिंग्स लगे रहती हैं। तो यदि ये स्प्रिंग को मैं ऐसे पकड़ के खींचता हूं, यदि मैं इसमें ऐसे फोर्स लगाता हूं और छोड़ दूंगा, तो अपना शेप रीगेन कर लेगी। ये क्या है, एक प्रकार की इलास्टिसिटी है, इस बॉडी की प्रॉपर्टी है, इलास्टिक बॉडी है ये एक प्रकार की। ठीक है, if we stretch a spring and release, then it will regain its original size, जो उसका ओरिजिनल साइज है वो क्या कर लेगी, उसको रीगेन कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये वाली। यहां से हमें एक और चीज, एक और कंसेप्ट के बारे में अच्छा आइडिया होगा। क्या, यहां पे आपको दो पिक दिख रही होगी। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है हमारा स्टील है। ठीक है, ये वाला जो मटेरियल है वो स्टील है। ठीक है, और ये वाला मटेरियल क्या है, रबर है। अब यदि क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, ये क्वेश्चन उठेगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ज्यादा इलास्टिक क्या है, स्टील की रबर। तो यदि आप नॉर्मली सोचेंगे तो स्टील को खींचेंगे तो कम खिंचाएगा, रबर को खींचेंगे तो वो बहुत ज्यादा भी खिंचाएगा और अपना शेप रीगेन भी कर लेगा। तो लोगों के मन में क्या कंफ्यूजन होता है कि बोलते हैं कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, बट अगर वो चीज गलत है। ठीक है, रबर ज्यादा इलास्टिक नहीं है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है। मतलब यदि ये स्टील की बात करूं तो ये ज्यादा इलास्टिक है रबर के मुकाबले। क्यों, क्योंकि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, ये मेन रीजन है। हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहां पे यदि हम समझें तो क्या होगा, रबर को यदि हम खींच रहे हैं ना, तो थोड़ी सी फोर्स में भी उसमें क्या हो जा रहा है, उसके लेंथ का दुगना तिगना उसमें क्या हो जा रहा है, डिफॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, और एकदम ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। मगर उतनी ही फोर्स यदि मैं स्टील में लगाऊं ना, जैसे मान के चलिए एक रबर को मैं खींच रहा हूं, तो मैं उसको, मेरे को बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी और वो अपने लेंथ का दुगना तिगना वो स्ट्रेच हो जाएगा, भले वापस रिगेन कर लेगा। ठीक है, मगर उतनी फोर्स यदि मैं स्टील में लगाता हूं तो मेरे को एक तो उतनी फोर्स में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हल्का सा एलोंगेट होगा बस और तुरंत सट से रिगेन कर लेगा। रबर को टाइम लग सकता है मगर स्टील तो तुरंत रिगेन कर लेगा। तो जो जिसमें जिसका एलोंगेशन कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यादा इलास्टिक बोलते हैं। तो इसका मतलब स्टील क्या है, ज्यादा इलास्टिक है किसके मुकाबले, रबर के मुकाबले। रबर उतना इलास्टिक नहीं है जितना ज्यादा इलास्टिक क्या है, स्टील है। क्या है कारण इसका, कि रबर में बहुत ज्यादा एलोंगेशन हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि वो कम इलास्टिक है। स्टील में क्या है, कम एलोंगेशन होगा, स्ट्रेन कम आएगा उसमें, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा रहेगा इसके मुकाबले। ठीक है, तो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि रबर और स्टील में ज्यादा इलास्टिक क्या है, तो आप बोलेंगे स्टील ज्यादा इलास्टिक है, रबर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे हमने क्या देखा, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के बारे, इलास्टिक एंड इलास्टिसिटी के बारे में देखा। अब हम प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक बॉडी के बारे में देखेंगे। ठीक है, नीचे की फिगर्स में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा वो क्या चीज है। पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो प्लास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिसिटी के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट प्लास्टिक बॉडी के बारे में, अ बॉडी दैट डज नॉट regain its original shape and size even after removal of deforming force is called plastic body। मतलब ऐसी बॉडी जो अपना शेप रिगेन कर ही नहीं पाएगी, यदि मैं फोर्स हटा भी दूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्लास्टिक बॉडी बोलूंगा। मतलब यदि मैं डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी में लगा रहा हूं, ठीक है, और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं हटा दिया,
तो जितना वो खींच गई है ना वो उतना ही रह जाएगी, वापस अपना शेप रिगेन करेगी नहीं करेगी। सिंपल सा एग्जांपल मड को ले सकते हैं हम, मट्टी का, यदि मट्टी का हम एक ऐसा ढेला बना दें, ठीक है, उसको हम दबा दें, तो क्या वो अपना शेप वापस रिगेन कर पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसको जितना दबा दिए वो उतना दबा हुआ ही रह जाएगा। तो ऐसी बॉडी जो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाती डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी के बीच में क्या है? इलास्टिक बॉडी क्या करेगी? अपना शेप रिगेन कर लेगी, डिफॉर्मिंग फोर्स हट गई तो। प्लास्टिक बॉडी क्या है? जितना दबा दिए, जितना खींच दिए, जैसा छोड़ दिया वो वैसे ही रह जाएगी, अपना शेप रिगेन कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं प्लास्टिक बॉडी का क्या होगा। प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल क्या होगा? पुट्टी। फर्स्ट वाली फिगर देखते हैं हम अपनी। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट वाला फिगर है हमारी, पुट्टी बोलते हैं इसको। ये क्या होता है? एक प्रकार का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो हम अपने घरों में देखते हैं। जब हमारे घर बनते हैं, ईटे के बनते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? सीमेंट की उसमें एक लेयर लगाते हैं, जिसके कारण क्या होती है? दीवारें एकदम प्लेन होती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जब उनके घर की दीवारें खराब हो जाती है ना, तो वो उसमें एक और लेयर चढ़ाते हैं पुट्टी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसको। हमारे घर की फॉल सीलिंग ऐसी बनती है, पुट्टी से बनाते हैं उसको, फॉल सीलिंग बोलते हैं। तो वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पुट्टी हम उसको बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक दीवार को क्या कर रहा है, खुरदुरी दीवार को क्या कर रहा है, वो प्लेन कर रहा है पुट्टी लगा के। तो ये क्या होती है? एक प्रकार की प्लास्टिक बॉडी होती है। अब ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स क्या है? नियरली परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल है। सेम जैसे इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोई नहीं हो सकती, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी कोई नहीं हो सकती इस वर्ल्ड में। सारी बॉडीज इन लिमिट्स के बीच में लाई करेगी। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल क्या है हमारा? पैराफिन वैक्स। ये पैराफिन वैक्स कहाँ पे यूज होती है? जैसे बहुत सारे पार्लर्स में जहां पे लोग जाते हैं स्पा करवाने, वो सब जगहों में यूज होती है। ये भी क्या एग्जांपल है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का, नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल है। और सबसे इजी एग्जांपल क्या है? मड। ये देखिए मट्टी है, मट्टी को आप कैसे भी बना दीजिए, दबा दीजिए, जितनी भी फोर्स लगा दीजिए, खींच दीजिए, वो कभी अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा एग्जाम क्या है? क्वार्ट्स। ये क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं। ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, थोड़ा सा भी फोर्स लगाए टूट जाएंगे, जैसा भी खींचे तो वो अपना शेप कभी रिगेन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? एग्जांपल है नियरली परफेक्ट प्लास्टिक बॉडीज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने समझा कि इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। ठीक है, अब जैसी वही चीज क्या आएगा नेक्स्ट हमारा? प्लास्टिसिटी। मतलब प्लास्टिक बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। देखते हैं तो क्या है प्लास्टिसिटी? क्या होगी? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट regain its original shape and size even after the removal of the deforming force is said to be plasticity। ठीक है, मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी क्या होगी? एक प्लास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होगी कि कितनी ज्यादा प्लास्टिसिटी है इसमें, कम है कि ज्यादा है। मतलब दबाएं तो वो एकदम वैसी हो गई कि वो हल्का सा थोड़ा हो गया अपना वो करी, वही क्या होगी? उस बॉडी की प्रॉपर्टी बताएगी। जैसे इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, वैसी प्लास्टिक बॉडी की क्या होगी? बॉडी की प्रॉपर्टी होगी प्लास्टिसिटी। ठीक है, एग्जांपल देखें, प्लास्टिसिटी का एग्जांपल देखें कि क्या होगा। तो सिंपल, यहां पे आप एक फोटो देख सकते हैं, किसका? च्युइंग गम का एग्जांपल। यदि हम इफ वी स्ट्रेच ए पीस ऑफ अ च्युइंग गम, च्युइंगम सब लोग खाते हैं, और उसको आप स्ट्रेच करके देखिए, मतलब उसको आप स्ट्रेच करेंगे पूरा, तो क्या वो अपना शेप रिगेन कर पाता है? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली बात है, वो लटक जाएगा, जितना लंबा है उतना लंबाई। तो इफ वी स्ट्रेच ए पीस ऑफ अ च्युइंग गम एंड रिलीज इट, इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ऑब्वियसली बात है, आप फोटो में देख सकते हैं, यदि मैं इसको इतना बड़ा स्ट्रेच कर दिया च्युइंग गम को, तो क्या है? वापस अपना शेप रिगेन कर पाएगा? नहीं, ये वैसी लटक जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया? क्या होती है इलास्टिक बॉडी? इलास्टिसिटी। प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? प्लास्टिसिटी क्या होती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम एक बॉडी, मतलब एक सॉलिड बॉडी की दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़े कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दो, एक सॉलिड की। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। ऑल रिजिड बॉडीज are elastic to some extent।
सारी रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? रिजिड बॉडीज के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसी बॉडीज जो डिफॉर्म हो ही ना, मगर हम मान रहे हैं कि थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, रिजिड बॉडी पॉसिबल तो है ही नहीं ऐसी बॉडी की जो डिफॉर्म हो ही ना। All rigid bodies are elastic to some extent, which means we can change their dimension slightly by pulling or pushing them. सिंपल सी बात, वही जो मैंने बोल रहा हूं कि सारी रिजिड बॉडी थोड़ी सी डिफॉर्म तो होगी, ठीक है, और उसका हम डायमेंशन का मतलब क्या होगा? उसका लेंथ, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसका शेप, साइज, डायमेंशन का मतलब यही बताता है उसका। स्लाइटली बाई पुलिंग और पुशिंग देम, मतलब उनको खींच के और दबा के हम उसका स्लाइटली डायमेंशन हम चेंज कर ही सकते हैं। मतलब परफेक्ट रिजिड बॉडी तो कोई हो ही नहीं सकती इस वर्ल्ड में। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक होगी, परफेक्टली प्लास्टिक होगी। सेम जैसे मैंने एग्जांपल भी दे रहा था, तो मैं आपको बता रहा था नियरली परफेक्ट इलास्टिक थी और नियरली परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी थी, नियरली, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी प्योर इलास्टिक नहीं हो सकती और परफेक्ट प्लास्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। ऑल द बॉडीज इन द नेचर लाइज बिटवीन दीज टू लिमिट्स, जो भी जितनी भी बॉडीज होती है वो ये दोनों लिमिट्स के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। फिर व्हेन इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस, इट्स प्लास्टिक बिहेवियर इंक्रीजेस। मतलब यदि किसी बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर कम होगा तो इसका मतलब क्या है? उसका प्लास्टिक बिहेवियर बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, यदि कोई बॉडी अपना शेप रिगेन नहीं कर पा रही है और ये उसकी ताकत क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है अपना शेप रिगेन करने की, तो इसका मतलब क्या हो रही है? बॉडी प्लास्टिक बॉडी होते जा रही है, प्लास्टिसिटी बढ़ते जा रही है उसमें। तो वही मीनिंग है इस लाइन का। व्हेन इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस, मतलब यदि किसी बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर कम होता है तो उसका प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है? बढ़ता है। तो ये क्या था हमारा नोट पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने देखा, अब उसके बाद हम डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में देखते हैं कि अभी तक तो हमने देखा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन भी जरूरी है जानना कि क्या होता है। देखते हैं, ठीक है, क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। डिफॉर्मिंग क्या है? एक प्रकार की फोर्स ही है जो क्या होती है? किसी बॉडी में एक्ट करती है, ठीक है। अब एक ऐसी फोर्स है उसके बारे में बता रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब एक ऐसी फोर्स जो एक बॉडी में एक्ट कर रही है और वो उस बॉडी का मोशन और मतलब बॉडी यदि रेस्ट में है या मोशन में है तो उसको रोकने का काम, या रेस्ट में है तो उसको चलाने का काम, ये काम वो नहीं कर रही है, ठीक है। और क्या करती है वो? प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, सच फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जैसे मैंने सिंपली बताया कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगी? किसी बॉडी का शेप चेंज करेगी। ऐसा नहीं जैसे इस बॉडी को मैं ऐसे से मूव करा रहा हूं तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। इस बॉडी को मैं क्या दे रहा हूं? मोशन दे रहा हूं, इसका मतलब ये है, ठीक है। थ्रो कर दूंगा तो मैं इसको फोर्स तो लगाया हूं मगर मैं इसको मोशन दे दिया हूं, और रखी हुई है और मैं ऐसे इसको उठा ले रहा हूं तो भी मैं फोर्स लगा रहा हूं, मगर इसका जो रेस्ट का स्टेट है उसको मैं चेंज कर दे रहा हूं। तो ये वाली फोर्स नहीं है। ये क्या डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? मैं इसको ऐसे दबा रहा हूं, इसको ऐसे खींच रहा हूं, मतलब ये बॉडी अपनी जगह में ही है मगर मैं इसका क्या कर रहा हूं? डायमेंशंस चेंज कर रहा हूं, इसको दबा रहा हूं, इसको पचका रहा हूं, इसको खींच रहा हूं। ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, जो डिफॉर्म करती है। नाम से ही हमें समझ में आता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अ रिजिड बॉडी कैन बी नोटिसेबली स्ट्रेच्ड, मतलब एक रिजिड बॉडी को हम क्या कर सकते हैं? नोटिसेबली का मतलब जिसको हम नोटिस कर सकें, जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेच का मतलब समझ में आया? खींचना। कंप्रेस का मतलब दबाना। बेंड का मतलब क्या होगा? कि ऐसे बेंड कर देना, जैसे हम रॉड्स को बेंड करते हैं वो वाला। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे ट्विस्ट देना, उसको मरोड़ देना, ट्विस्ट का मतलब। बाई अप्लाइंग ए सुटेबल फोर्स so that a body can be deformed by a force. This can be easily shown by stretching a rubber band or loading a spring. इसको हम easily इसका एग्जांपल हम ये क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स का एग्जांपल दे रहा है कि हम आसानी से देख सकते हैं कैसा एक रबर को स्ट्रेच करके और स्प्रिंग को हम क्या करके, मतलब स्प्रिंग को हम कंप्रेस या मतलब उसको टेंशन में लाके हम ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या हो सकती है? कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है इस दुनिया में। एक पर्टिकुलर फोर्स में तो सब निपट जाएंगे,
बट हम अपने एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो ये रिजिड बॉडीज यूज कर रहे हैं ना, सही तरीके से देखा जाए, यदि जो लोग हायर लेवल की स्टडीज करते हैं, जैसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स लोग जब हायर लेवल की स्टडी करते हैं, तो हम रिजिड बॉडी को डिफॉर्म होते हुए नहीं मानते। सही तरीका तो ये है, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड्स बोलना चाहिए, रिजिड बॉडीज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रिजिड बॉडी यदि हम एज्यूम कर लिए तो हम मानेंगे कि वो डिफॉर्म होगी ही नहीं होगी, चाहे उस जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे वो यूज कर रहा है और 11th लेवल के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजिड बॉडी और सॉलिड दोनों बोल सकते हैं। बट जब आप हायर स्टडीज करने जाएंगे तो वहां पे रिजिड बॉडीज मान लिया, इसका मतलब वो डिफॉर्म नहीं होगी, और वो बिना डिफॉर्म हुई अपना मोशन करेगी, अपना काम करेगी, ऐसा मतलब होता है उसका। बट यहाँ पे बोल रहा है कि रिजिड बॉडी नोटिसेबली, सही बात बोल रहा है कि रिजिड बॉडी को हम नोटिसेबली बेंड, स्ट्रेच, ट्विस्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है, बट एजम्पशन मानना ऐसा सही नहीं है यहाँ, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, 11th लेवल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने समझा डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, कि ऐसी फोर्स जो उसका मोशन और रेस्ट को चेंज नहीं करेगी, उसको दबा देगी, स्ट्रेच कर देगी, कंप्रेस कर देगी, ठीक है। अब हम एक मस्त वाला एग्जांपल देखते हैं, किसका, डिफॉर्मिंग फोर्स का, ठीक है। तो अब यहां पे हम एक एग्जांपल देख सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स का। हम एकदम बड़े लेवल पे एग्जांपल देखें तो क्या हो सकता है, अब देख सकते हैं ये क्या है, मून है, ठीक है। दो फोटोज है यहाँ पे, एक मून और यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। और क्या दे रहा है ये ना, व्यू पॉइंट दे रहा है। कैसे, जो मून होता है ना, हमारे अर्थ में क्या होती है, जो लहरें चलती है, ठीक है, जो सी में जो लहरें आती है, टाइड्स बोलते हैं हम उसको, वो क्यों आती है, वो मून के कारण आती है। मून की ग्रेविटी के कारण क्या होती है, अर्थ में लहरें चलती हैं। यदि मून नहीं रहेगा ना अर्थ में, तो अर्थ में क्या हो जाएगा, जो विंड सर्कुलेट करता है, पूरा हीट सर्कुलेट करता है, मतलब पूरा मौसम खराब हो जाएगा अर्थ का, और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मून एक बहुत हेल्पफुल चीज है, ठीक है। एक टाइम में अमेरिका वालों ने ऐसा बोला था, जब रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट छोड़ दी थी स्पेस में, तो अमेरिका वाले अपनी पावर शो करने के लिए ऐसा बोले थे कि हम सीधा मून को न्यूक से ब्लास्ट कर देंगे, मतलब मून को उड़ा देंगे हम, अपनी पावर दिखाने के लिए कि हमारी न्यूक्लियर पावर है, हम मून को उड़ा देंगे। तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मून को ब्लास्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ही न्यूक्लियर बम्स की पावर चाहिए, मतलब जितने हैं उससे 400-500 गुना ज्यादा ही। तो मून बहुत इंपॉर्टेंट है, और मून क्या करता है ना, अर्थ के ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता है। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने का। जितनी भी बॉडीज है पूरे यूनिवर्स में, वो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाती है। और वो फोर्स कैसे होती है, किसी भी बॉडी को वो क्या करती है बताऊं, कंप्रेस करने की कोशिश करती है। कोई भी एक बॉडी ना दूसरी बॉडी पे कैसा फोर्स लगाती है, यदि ये मून है यहाँ पे, तो वो अर्थ में कैसे फोर्स लगाएगा बताऊं, ऐसे उसको यहां से कंप्रेस करेगा बीच से, और ऊपर से क्या करेगा, मतलब उसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से क्या करेगा, उसको पुल करेगा, मतलब क्या करेगा, पचकाएगा। मतलब ये बॉडी कैसी हो जाएगी, हल्की सी ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी दब जाएगी, मतलब यहां से, ठीक है। तो यही एक एग्जांपल है। अब ये जो ये फोटो है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो मून, और यहाँ पे क्या लिखा है, यूजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जनरली लोग क्या सोचते हैं कि लहरें जो चलती हैं वो क्यों चलती है। तो ये वाला मून का यूजुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, अर्थ। और हम ये सोचते हैं कि मून है और वो अपनी ग्रेविटी के कारण क्या करता है, अर्थ के सरफेस को खींचता है। तो आप देख सकते हैं अर्थ के सरफेस में मून की तरफ जाने का क्या हो रहा है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स ही होती है, हमें पता है ये चीज, ठीक है। नहीं भी पता तो हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। तो मून क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अर्थ के सरफेस को। लोग ऐसा सोचते हैं, बल्कि ये चीज क्या है, गलत है, ठीक है। मून अर्थ के सरफेस को ऐसा अट्रैक्ट नहीं करता हर तरफ से, ओरिजिनली ये है सही, मतलब यूजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, मगर अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थ सही में क्या एक्सपीरियंस करता है, मतलब जो सही पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये अर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, देखिए और अच्छे से देखते हैं। तो अर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मून कैसे करता है, अर्थ को बीच से क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसके जो लेटरल साइड है वहां से क्या करता है, उसको खींचता है। तो ये एक प्रकार का एग्जांपल हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स का। मून की ग्रेविटी से क्या हो रहा है, अर्थ हल्का सा डिफॉर्म हो रहा है, और ऑब्वियस ही बात है डिफॉर्म तो हो रहा है, तभी तो इससे लहरें चलती हैं हमारी। तो ये क्या है, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका, डिफॉर्मिंग फोर्स का, बड़े लेवल में। ऐसा लोगों का नॉर्मली पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहता है, मगर ये चीज क्या है हमारी, गलत है। और ओरिजिनली मून अर्थ के ऊपर क्या करता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता है। और जितनी भी बॉडी होगी यूनिवर्स में, वो दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसा ही फोर्स लगाएगी यदि वो बॉडी उसके करीब आती है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर। तो अर्थ भी मून के ऊपर ऐसी फोर्स लगाता होगा, बिल्कुल।
ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जांपल है किसका, डिफॉर्मिंग फोर्स का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं और एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, क्या चीज का, कि नॉर्मली लोगों को यह भी समझ में नहीं आता कि फोर्स क्या होती है। तो यदि हम फोर्स के बारे में बात करें, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में तो समझ गए, बट नॉर्मली फोर्स क्या होती है यदि किसी को आपको बताना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, फोर्स के बारे में देखेंगे कि फोर्स एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, यदि हम फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स क्या होती है, तो फोर्स का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मली फोर्स का मतलब क्या होगा, फोर्स का मतलब क्या होगा, पुश और पुल। फोर्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज को हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यही फोर्स होती है। ठीक है, यदि हम बात करें तो फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा इसका। ठीक है, मतलब फोर्स क्या होगा, और या हम इसको एंड भी बोल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड का मतलब कितने न्यूटन की फोर्स लग रही, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, और डायरेक्शन में पता रहेगा कि इस दिशा में लग रही। तो फोर्स क्या होती है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यदि हम इसके यूनिट्स की बात करें फोर्स का, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये किसमें होता है, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एसआई सिस्टम में। यदि हम दूसरे सिस्टम में बात करें, सीजीएस सिस्टम में यदि हम फोर्स की यूनिट देखें, तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, डाइन। ठीक है, एक न्यूटन क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये क्या होती है, फोर्स होती है। और यदि हम फोर्स को अच्छे से समझें, तो फोर्स का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो कहां से मिला है हमें, न्यूटन की सेकेंड लॉ से। न्यूटन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, सेकेंड लॉ से। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट ऑन दैट डायरेक्शन ओनली। मतलब जो बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके पहले, समझने से पहले हम ये देखते हैं कि फोर्स को हम जनरली डिराइव कैसे करते हैं। ये एक बेसिक चीज है कि क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट है। जिसको नहीं पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये उनके लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम को ना हम पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब किसी भी चीज का मास है, ये पेन का मास है, और इसको मैं ऐसे वेलोसिटी देके चलाने लग गया, तो ये पेन के पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। तो ये क्या होता है, मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स। अब यदि मैं बोलूं किसी चीज का रेट ऑफ चेंज, तो इसका मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, और किसी का मैं रेट ऑफ चेंज निकालूंगा, तो मैं उसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं पी को क्या करूंगा ना, डी बाई डी टी, यही क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं पी को क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो इधर डी बाई डी टी कर रहा हूं, तो उधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, एम वी। मास क्या है हमारा, मास हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट रहता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। यहां पे क्या बचेगा, m इंटू डीवी बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, ये डीवी बाई डी टी का मतलब क्या होगा, डी बाई डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज का मतलब है, और v मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बोलते हैं हम। मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अभी कोई चीज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 2 मिनट बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, 3 मिनट बाद उसकी स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। इसी का मतलब क्या होता है बताओ, फोर्स होता है। तो फोर्स क्या होती है हमारी, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स क्या होती है, इसके बारे में आगे हमको स्ट्रेस वेस देखेंगे। तो फोर्स का मतलब तो हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स है तो फोर्स का कंसेप्ट पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूरी फोर्स की चीज। फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अपोजिट चीज क्या होती है, वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, एनर्जी, मास। मास क्या होता है, सिर्फ केजी, डिस्टेंस। ठीक है, अब कुछ किसी किसी लोगों को इसमें भी डाउट रहता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है।
तो स्पीड यदि मैं s से डिनोट करूं तो वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यदि मैं वेलोसिटी की बात करूं ना, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है। जब भी आप कोई भी चीज आगे जाके, आप अभी तो शायद आप ना ही देखे हो, बट अब आगे जाके जब भी पढ़ेंगे ना, तो जहां पे भी ऐसे वेलोसिटी लिखा होगा v, देखना उसका डायरेक्शन भी दिया होगा कि ऐसे डायरेक्शन बना है, तो यहाँ पे v, हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें पता रहता है। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, हमारी वेलोसिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये चीज पूरा समझ में आई। पूरा ये क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स अलग है, ये नॉर्मल वाली फोर्स है जो हम नॉर्मल फोर्स पढ़ते हैं। अभी हम आगे जाके स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, फोर्स का कंसेप्ट क्या होगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जैसे रॉकेट यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक प्रकार की फोर्स लगा के उड़ रहा है यहाँ नीचे से। तो यही क्या है, फोर्स। और वही क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है कि कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो अभी तक इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ सॉलिड से शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।